दोस्तों, एक लड़के की शादी एक ऐसी लड़की से हो जाती है जिसने उस लड़के का जिंदगी जीना हराम कर देती है। उसने 2 साल के अंदर अपने पति को गुंडों से पिटवाया, अपने सास ससुर से बदतमीजी की और उल्टा दहेज उत्पीड़न के केस दर्ज करके और वो जाकर मायके में रहने लगती है। और ऊपर से वो अपने प्रेमियों के साथ घूमती फिरती है और उनके साथ ऐश करती है। महिला सुरक्षा के लिए जो भी कानून बनाए गए थे उसका दुरुपयोग करके अपने ससुराल वाले का जीना हराम कर देती है। दोस्तों, इस केस की सुनवाई चल रही थी। पूरे 6 सालों के बाद इस केस का अंतिम फैसला आना था और इसका फैसला एक महिला जज करने वाली थी। जो महिला मजिस्ट्रेट होती हैं वो 30 साल की तेज तर्रार और महिला युवा होती हैं, जो कि कड़े फैसले और तुरंत फैसले देने के लिए जानी जाती थी। जब इस केस का सुनवाई आता है तो वो महिला मजिस्ट्रेट इस केस को पूरी जानकारी लेकर वो धीरे धीरे इस महिला के पति के साथ हमदर्दी दिखाने लगती हैं और धीरे धीरे ये मामला कुछ आगे ही बढ़ जाता है। दोस्तों, ये बहुत रोचक और बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। आप लोग अगर ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऐसा इंटरेस्टिंग कहानी मैं लाता रहता हूँ। दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले की। 2 लोग कोर्ट में अपने वकीलों के साथ खड़े थे जज के सामने। एक पति और पत्नी। पति का नाम घनश्याम होता है और पत्नी का नाम पूजा होता है। अब दोस्तों, उन लोगों का केस क्रिमिनल कोर्ट में चल रहा था और उनके सेशन मजिस्ट्रेट होती हैं और उनके जो सेशन मजिस्ट्रेट होती हैं उनके पास उन दोनों का फाइल जाता है। दोनों की फाइलों को देखती हैं और पढ़ती हैं और उसके बाद मुस्कुराती हैं और दोनों के सामने देखती हैं और जो घनश्याम होता है उससे पूछती हैं कि जो कि घनश्याम एक इंटर कॉलेज में टीचर होता है। तो मैडम घनश्याम से कहती हैं कि मास्टर साहब, आप क्या इंसान है कि क्या है? तो घनश्याम कहता है कि मैडम, मैं तो इंसान ही हूँ। तो उन्होंने कहा कि आपके पत्नी ने जो लिखवाया है कि उनके मुताबिक आप उनको मारते हैं, पीटते हैं और उनसे जो दहेज लेने के बावजूद भी उनसे और ज़्यादा दहेज मांगते हैं और इतनी सुंदर होने के बावजूद भी आप पराई औरतों के साथ रिश्ता रखते हैं और इनके जो रिश्तेदार आते हैं उनको इज्जत नहीं करते, इन पे जुल्म ढाते हैं। तो ये क्या इंसानियत है? तो इस पर जो घनश्याम होता है उस पर वो कहता है कि मैडम, ये सारी बातें सरासर झूठी है, ऐसा मैं कुछ नहीं करता हूँ उनके साथ। तो मैडम पूजा से पूछती हैं कि तुम जो ये सब लिखवा रखी हो ये क्या सही है? तो जैसे पूजा बोलने वाली उससे पहले वो कुछ बोलती, पूजा का वकील जो है वो बोलने लगता है। कहता है कि मैडम, ये 1 नंबर का झूठा मक्कार आदमी है और इसने शादी के पहली रात से ही मेरे वकील के साथ जुल्म और सितम ढाना शुरू कर दिया। मैडम, इसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। तो जज वाली मैडम है तो वो उस वकील को रोकते हुए बोलती है कि कहती है कि वकील साहब, आप पहले चुप रहिए, जिनके साथ ये सब हुआ है उनको पहले बोलने दीजिए। तो पूजा से पूछती है कि पूजा, आप बताइए कि आप जो भी ये लिखवाई है वो सही है कि गलत है? तो पूजा ने कहा कि मैडम, ये सारी बातें सही है। तो वो जज मैडम है वो कहती हैं ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है कि श्याम आपको इतना मारा, इतना पीटा कि आपकी एक हाथ टूट गई। तो क्या आप बता सकती हैं कि आपका कौन सा हाथ टूटा था? तो मैडम कहती है कि आपका कौन सा हाथ टूटा था? तो पूजा कहती है कि मेरा दाहिना हाथ टूटा था। तो मैडम कहती है कि कौन सा होता है दाहिना हाथ, आप उठा के बताइए। तो पूजा अपना हाथ उठाती है तो कहती है मैडम कि ये तो बायां हाथ है, आप दाहिना हाथ बता रही थी। तो पूजा कहती है कि नहीं, ये वाला टूटा था। अब दोस्तों, वो मैडम कहती हैं कि जिस आदमी का हाथ टूटता है तो उसको ज़िंदगी भर याद रहता है कि मेरा कौन सा हाथ टूटा था और उसको 1 सेकंड नहीं लगता है ये बताने में कि मेरा हाथ ये टूटा था। आप इतने देर के बाद बता रही हैं। मैडम कहती हैं कि खैर छोड़िए, आपका उस दिन हाथ टूटा था तो आप कोई हॉस्पिटल में तो गई होंगी। तो पूजा कहती है कि हाँ, मैं इस हॉस्पिटल में गई थी, लेकिन वो हॉस्पिटल का नाम याद नहीं है। तो उन्होंने कहा कि तुम पढ़ी लिखी हो, ग्रेजुएशन की हो, तुमको वो हाथ टूटा था तो उसको हॉस्पिटल में कितना बार आना जाना गया हुआ होगा, तो तुमको उस हॉस्पिटल का नाम याद नहीं है? मैडम बोली कि तुम किस साधन से उस हॉस्पिटल में गई थी? तो वो बोलती है कि मुझको ये भी याद नहीं है। तो कहती है कि चलो ठीक है, तुम उस दिन गई थी तो किसके साथ गई थी, कितने लोग के साथ गई थी, ये तो याद होगा।
तो वो बोलती है कि ये भी मुझको याद नहीं है। तो मैडम कहती है कि चलो कोई बात नहीं। उसके बाद घनश्याम से पूछती हैं कि घनश्याम आप भी लिखवा रखे हैं कि इनके परिवार वाले ने मारपीट की, आपका पैर तोड़ दिया, तो आपको भी कुछ याद है कि आप भी भूल गए? तो घनश्याम बोलता है कि मैडम सब कुछ याद है, मैं उस दिन 9:30 बज रहा था, मैं स्कूल जा रहा था, तो इनके पिताजी और इनके भाई 3 लोग आते हैं और रास्ते में मुझको घेर लिए और बातचीत करते हुए मुझको बाइक से खींचकर नीचे गिरा दिए और मारपीट करने लगे। 2-3 लोग मेरे पैर पे चढ़ गए, मेरा दायां पैर टूट गया और मेरे पीठ में चोटें आई, मेरे पैर में चोटें आई, मेरे सर में चोटें आई, ये सब मुझको याद है। और उसके बाद कुछ लोग मुझको बचाने के लिए दौड़ के आए तो ये लोग भाग गए। उसके बाद मेरी बहन आती है, उसके बाद मेरे बहन के पति आते हैं। ये लोग आधे घंटे के अंदर मुझको हॉस्पिटल लेके जाते हैं डॉक्टर गुप्ता के यहाँ, और मेरा इलाज होता है वहाँ पे। और मैं 15 दिनों तक मैं बिस्तर पे पड़ा रहा और मेरी माँ ने मुझको छोटे बच्चे की तरह मुझको देखभाल की। और ये कहते कहते वो रोने लगा। तो पूजा कहती है कि ऐसे ही करोगे तो ऐसे ही पाओगे, शुक्र है उस दिन तुम बच गए, नहीं तो इससे भी तुम्हारा बुरा हाल होता। अब दोस्तों इतना कुछ सुनने के बाद जो पूजा के वकील है वो बोलते हैं कि चुप रहो, क्या बोल रही हो? तो जज थी वो कहती है कि वकील साहब आप उन्हें बोलने दीजिए, अगर आप लोग बीच में ना आए तो किसी भी केस का निपटारा बहुत आसानी से हो सकता है, इतना भी वक्त नहीं लगता है कि सच और झूठ को पहचाने में। तो फिलहाल वो चुप हो जाती है। उसके बाद जज पूछती है कि तुम लोगों के बीच में असल झगड़े का वजह क्या है, ये बताइए। तो पूजा से पूछती हैं तो पूजा कहती है कि ये मास्टर है, इनकी सैलरी 80-90 हज़ार रुपये है, उसमें से मुझको कुछ पैसा नहीं देते हैं और मेरे जो रिश्तेदार आते हैं उन पे शक करते हैं और इनके जो रिश्तेदार आते हैं उन पे बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं और मुझको ये मारते हैं, पीटते हैं और ये सोचते हैं कि ये मुझसे शादी कर लिए हैं तो मैं इनकी गुलाम बन के रहूँ, जबकि मेरी भी ज़िंदगी है। मैं 6 महीने मायके में रहूँगी, 6 महीने ससुराल में रहूँगी, मेरी मर्जी। तो उसके बाद घनश्याम से पूछती हैं कि आप बताओ कि क्या है असल वजह झगड़े की, इनके रिश्तेदारों के इज्जत क्यों नहीं करते? तो घनश्याम कहता है कि कौन से रिश्तेदार मैडम, इसके जो भी रिश्तेदार आते हैं वो सारे लड़के होते हैं। किसी को कहती है कि मामा का लड़का है, किसी को कहती है कि बुआ का लड़का है, किसी को कहती है कि ये बगल वाले भैया हैं और कहती है कि मोबाइल रिपेयर करवाने के लिए इन्हें बुलाई हूँ मैं। 5-7 लोग इसके रिश्तेदार है। उसके बावजूद भी ये घूमने चली जाती है, कहती है कि मैं भाई के साथ घूमने जा रही हूँ और उसके बाद घूम के शाम को आती है घर पे और उन्हीं लोगों से बात करती है। तो क्या मैं इतना भी नहीं समझता हूँ कि वो लोग कौन है और किस लिए आते हैं? और मैं कुछ कहता हूँ तो मुझसे लड़ाई करती है और उन्हीं लोगों से मुझको धमकी दिलवाती है। और जिस दिन से मुझको मार पीट के गई है उस दिन से मैं कोर्ट का चक्कर लगा रहा हूँ, लगभग 6 सालों से कोर्ट का चक्कर लगा रहा हूँ। उसके बाद कहती है कि मैं तुम्हारे परिवार को कैद करवा दूँगी, ये कर दूँगी, वो कर दूँगी। मैडम मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हूँ, पिछले 6 सालों से मैं कोर्ट का चक्कर लगा रहा हूँ, लगाते लगाते मैं थक गया हूँ कि मैं अपनी नौकरी देखूँ कि अपने माता पिता को देखूँ कि क्या करूँ। और मेरी सैलरी से 20,000 रुपये गुजारा भत्ता के रूप में ये ले लेती है और उसको उड़ाती है, घूमती है, फिरती है, ऐश करती है, इसको तो कोई टेंशन ही नहीं है। और श्याम कहता है कि मुझे इससे छुटकारा दिलाइए, मैं इसके साथ नहीं रह सकता। और दोस्तों इतना सब कहने के बाद वो घनश्याम है वो रोने लगता है। इसकी धमकियों से मैं बहुत ज़्यादा तंग आ गया हूँ, इसकी धमकियों से मैं डर गया हूँ, मेरी माँ डर गई है, मेरे पापा डर गए हैं, हम लोग चैन से सो नहीं पाते हैं। तभी पूजा कहती है कि मैं तुम लोगों को ज़िंदगी में सोने नहीं दूंगी और मेरी सैलरी से आधा पैसा मांगती है। तो पूजा कहती है कि आधा नहीं, तुमको पूरा देना पड़ेगा और नहीं दोगे तो देख लेना तुम लोगों के साथ क्या करती हूँ। तो घनश्याम कहता है कि देख लीजिए मैडम, आप लोगों के सामने ये कैसे कैसे बोल रही है, तो मैडम आप ही बताइए कि मैं क्या करूँ। अरे मेरे माँ बाप नहीं होते तो मैं क्या कर लेता, मुझको ही कुछ नहीं मालूम। तो पूजा कहती है कि अपने माँ बाप को भी लेके जाना अपने साथ। तो पूजा के जो वकील थे वो उसको चुप कराने लगते हैं। तो मैडम बोलती हैं कि वकील साहब आप बोल रहे थे कि आपका वो मुवक्किल बहुत मासूम है, बहुत नासमझ है, तो ये सबके सामने ये धमकी दे रही हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? तो इसके बाद वो वकील साहब चुप हो जाते हैं। तो मैडम पूजा से पूछती हैं कि तुम अपने मुवक्किल के साथ रहोगी कि नहीं रहोगी, कि तुम उनके साथ जाओगी कि नहीं जाओगी? तो पूजा कहती है कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी और कहती है कि मेरे मम्मी पापा जितने पैसे खर्च किए थे शादी में
उतने पैसे मुझको चाहिए। तो घनश्याम कहता है कि मैडम इसने बेड, बिस्तरा, चादर सब कुछ लेके जा चुकी है, बर्तन तक लेके जा चुकी है, ये कुछ भी नहीं छोड़ी है, और गहने वगैरह सारा चीज़ लेके जा चुकी है। अब मैं इसको कौन से पैसे दूं? और इसने पैर तोड़ दिया मेरा, तो ये अपना हाथ तोड़ने का इल्ज़ाम लगा दी मेरे पर। इस तरीके से ये मुझको परेशान कर रही है, मैडम इससे मुझको न्याय दिलवाइए। तो मैडम कहती है कि ठीक है। थोड़ी देर तक सोचती हैं, उसके बाद बोलती हैं कि सारा कुछ सुनने के बाद कहती है कि ठीक है श्याम, आप 10 लाख रुपए दे दीजिए इनको, क्योंकि इनके पास कोई नौकरी है नहीं, ये अपने ज़िंदगी को गुजारने के लिए इनको अपनी ज़िंदगी गुजारना है, नहीं तो या फिर इनको ये लेके जाइए अपने घर पे, यही फैसला है। तो अब पूजा खुश हो जाती है और कहती है कि मुझको 10 नहीं 20 लाख रुपए चाहिए। तो घनश्याम कहता है कि मैडम इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊं, मैं अभी घर बनवा लिया, इतने पैसे तो मेरे पास नहीं है, कहाँ से लाकर मैं इसको 2-4 लाख रुपये नहीं दे सकता, मैं 10 लाख रुपये कैसे दूं? तो मैडम कहती है कि दूसरा ऑप्शन है, इनको घर ले जाइए और इज्जत से रखिए। तो घनश्याम कहता है कि मैडम मुझको 15 दिन का वक्त दीजिए, मैं कहीं ना कहीं से 10 लाख रुपए का इंतजाम करके मैं दूंगा। तो पूजा कहती है कि नहीं, मुझको अभी देगा 10 लाख रुपए तो मैं ले लूँगी, अगर 15 दिन के बाद देगा तो मुझको 20 लाख रुपए चाहिए। तो पूजा के मुवक्किल है, तो वो कहते हैं कि ये इतना ज़्यादा रुपए कमाते हैं तो इनको 10-20 लाख रुपए से क्या होगा, इनको 50 लाख रुपए देना चाहिए मुआवजा के तौर पर। तो जज साहिबा हैं, तो वो बोलती हैं कि आपके मुवक्किल जो धमकी भरी बातें बोल रही थी तो उनको कुछ रोक नहीं रहे थे, आप मुआवजा के तौर पे आप 10-20 लाख रुपए मांग रहे, तो आप सीधा 50 लाख बोल रहे हैं। तो घनश्याम के जो वकील थे वो बोलते हैं कि मैडम साहिबा कि इसको तो कायदे से हम लोगों को बिना पैसे के लेन देन से ही ख़त्म कर देना चाहिए, और इस औरत से मेरे मुवक्किल को छुटकारा दिलवाइए, क्योंकि इनकी ज़िंदगी का सवाल है कि आपने इतना ज़्यादा मुआवजा लगा ही दिया है तो आपने सोच समझ के ही लगाया होगा कि आपके इस फैसले पर मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, लेकिन आप मेरे मुवक्किल के पास 15 दिन का टाइम दीजिए, उसके बाद हम लोग सोचेंगे कि हमको क्या करना है। तो मैडम कहती है कि ठीक है, आप लोग 15 दिन के बाद आइए। अब दोस्तों इन लोगों का अंतिम केस थी, तो उस समय शाम हो गई थी, तो उसके बाद वो कोर्ट बंद हो जाता है। तो सब लोग अपने अपने घर पे जाने लगते हैं। जो मजिस्ट्रेट साहिबा थी वो भी अपने घर पे जा रही थी, तो रास्ते में देखती है कि घनश्याम को कोई 3-4 लोग घेर रखे हैं, और कि पूजा घनश्याम को धमकी देकर बोल रही थी कि तुझे 50 लाख लेकर भी तुझे नहीं छोड़ूंगी, मैं तुझको ये कर दूंगी वो कर दूंगी। उसके बाद मैडम अपने ड्राइवर से बोलती हैं और गाड़ी को रुकवाती हैं और अपने शीशा डाउन करके उनकी बातों को सुनने लगती हैं। उसके बाद गाड़ी रुक जाता है, तो वो बोलती हैं कि ये क्या हो रहा है। तो वो लोग देखते हैं इनको, तो देखने के बाद ही वो लोग समझ जाते हैं कि ये जज साहिबा हैं। दोस्तों वो लोग उनको छोड़कर वो सारे लोग चले जाते हैं। अब उन लोगों को 15 दिन के बाद वहाँ पे आना था, लेकिन अगले संडे को घनश्याम अपनी माँ का इलाज करवाने के लिए एक हॉस्पिटल में गया हुआ था। तो उसी हॉस्पिटल में मजिस्ट्रेट साहिबा भी वो अपने इलाज करवाने के लिए उसी हॉस्पिटल में गई हुई थी। तो घनश्याम को देखती है, तो वो अपने सहायिका से बोलती हैं कि वो घनश्याम को मेरे पास बुलाकर। उसके बाद घनश्याम उनके वहाँ पे आता है, तो मैडम को देखकर वो चौंक हो जाता है और कहता है कि मैडम आप यहाँ पे कैसे? तो मैडम बोलती है कि मेरे पेट में दर्द था, तो दर्द ज़्यादा बढ़ गया, तो इसीलिए मैं आ गई थी यहाँ पर। डॉक्टर ने दवाई दिया है, अब मुझको आराम हो गया है, आप यहाँ पे कहाँ से? तो घनश्याम बोलता है कि मैं अपनी माँ को लेकर आया हूँ। तो मैडम बोलती है कि आपकी माँ की क्या हाल है, और मम्मी पापा के साथ बैठी हुई हैं। तो घनश्याम सोचा कि मैडम अकेली हैं, तो इनसे चलो केस के सिलसिले में बात कर लूँ। उसने कहा कि जो पूजा है उसके चलते मेरा सामाजिक जो स्तर है वो पूरा नर्क में चला गया है, उसकी वजह से मेरी बहुत ज़्यादा बदनामी हुई है, किसी के सामने मैं मुँह दिखाने के लिए लायक नहीं हूँ। वह वाकई में मेरा जीना हराम कर दिया है, और जो भी मैंने बात ही कही है वो वाकई में सही है। तो उन्होंने कहा कि देखिए यहाँ पे मैं केस के सिलसिले में बात नहीं कर सकती, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है और गलत रिश्ते जुड़ जाते हैं। मैंने बहुत दिनों तक वकालत की है, मैं बहुत सारा देखी हूँ कि कभी कभी पत्नी और पति के द्वारा सताया जाता है, कभी पति और पत्नी के द्वारा सताया जाता है, तो ऐसा होता रहता है रिश्ता। लेकिन ठीक है, इस तरीके से समाज में ये सी कहानी चलती रहती है। मैंने फैसला सुना दिया है, या तो आप पैसे दे दीजिए, नहीं तो उनको अपने घर पे लेके जाइए, और उन्हें घर ले जाइए। और आप मास्टर हैं, आप समझदार हैं, तो आप ही कुछ संतोष कीजिए, थोड़ा रिश्ते को बनाने की कोशिश कीजिए,
तो उस घनश्याम कहता है कि मैं इसके साथ 2 साल रहा और इसके सामने कई बार झुका, लेकिन मैं क्या ही बताऊं, वहाँ पे मैं कुछ बता नहीं पाया था। और कहता है कि मैं इसको मनाने के लिए मैं क्या क्या नहीं किया हूँ और मुझको इससे छुटकारा ही ले लेना बहुत अच्छा रहेगा। दोस्तों ये सब बोलते बोलते उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो कहता है कि मैं उसको पैसा दे दूंगा, उससे छुटकारा ले ही लूँगा। तो मैडम कहती है कि ठीक है, तुम्हारी मर्जी, इससे भी अच्छी लड़की तुमको मिल सकती है। और घनश्याम कहता है कि उसने अभी तक मुझको धमकी देने की कोशिश कर रही है। तो मैडम कहती है कि ठीक है, आप मेरा नंबर ले लीजिए, ऐसी कोई भी धमकी आती है तो आप मुझे कॉल कर दीजिएगा। तो दोस्तों वो लोग एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज करते हैं। उसके बाद मैडम कहती है कि आप जाइए, अपनी माँ को देखिए, मैं अब जा रही हूँ। तो दोस्तों वहाँ से वो लोग चले जाते हैं और फिर 15 दिन के बाद वो लोग कोर्ट में हाजिर होते हैं और 1 ही मिनट के अंदर में वो फैसला हो जाता है, क्योंकि 10 लाख का चेक जो था वो पूजा के हाथों में थमा देता है घनश्याम और इनकी सुनवाई ख़त्म हो जाती है और उन्हीं मजिस्ट्रेट के सामने इन दोनों का रिश्ता ख़त्म कर दिया जाता है। फिर 1 महीना गुजरता है तो उसके बाद मैडम जो थी उसके बाद फ़ोन करती है घनश्याम को, कहती है कि क्या हाल है मास्टर साहब, अब तो आपके पास धमकी वगैरह नहीं आ रही है ना। तो जैसे घनश्याम मैडम का कॉल देखता है तो वह हैरान हो जाता है। तो कहता है घनश्याम, मैडम मैंने उसको जैसे पैसे दिए उसने किसी से शादी कर ली उसी वक्त, और अब क्या धमकी देगी। तो मैडम कहती है कि तुम भी कहीं शादी कर लो अपना, तो क्या करोगे, ऐसा रिलेशन में होता रहता है। उसके बाद मैडम अपनी कहानी बताने लगती है घनश्याम को। मैं भी जब कॉलेज पढ़ रही थी तब एक लड़का मुझसे डॉक्टर बन के मिला, हम दोनों लोग की बातचीत होने लगी, हम दोनों लोग घूमने फिरने लगे और फिर उस लड़के ने मेरे ऊपर रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करने लगा। तो फिर मैंने उसके बारे में पता किया, तो जब पता लगा कि वो नंबर 1 का ठग है, कि जब मैंने उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश की तो वो मुझसे धमकी देने लगा। वो कहने लगा कि मैं तुम्हारा कॉल रिकॉर्डिंग वायरल कर दूंगा। और फिर मैंने कानून का सहारा लिया और बहुत मेहनत मशक्कत करने के बाद उससे छुटकारा पाई। तो कहती है कि ऐसा लाइफ में होता रहता है, आप शादी कर लीजिए कहीं पे, और आप इतने अच्छे हैं तो आप किसी अच्छी लड़की से शादी कर लीजिए। तो घनश्याम कहते हैं कि ठीक है मैडम, लेकिन मैं किससे शादी करूं, मैं अभी तक किसी को देखा नहीं, सोचा नहीं। तो मैडम कहती है कि ठीक है, आज आपको किसी लड़की का फ़ोन आएगा, उससे बात कर लीजिएगा। तो घनश्याम चौंक जाता है। तो कहता है कि कौन सी लड़की मैडम। तो कहती है मैडम कि आप उससे बस बात कर लीजिएगा। उसके बाद वो फ़ोन काट देती हैं। उसके बाद वो मास्टर साहब बेसब्री से फ़ोन का इंतज़ार करने लगते हैं कि किसी लड़की का फ़ोन आएगा। तो ये इंतज़ार करते करते रात के 10 बज जाते हैं, तभी भी किसी लड़की का फ़ोन नहीं आता। तो रात के 10 बजे मैडम श्याम के पास फ़ोन करती हैं और कहती है कि मास्टर साहब क्या हाल है, किसी लड़की का फ़ोन आया कि नहीं। लेकिन घनश्याम बोला कि अभी तक इंतज़ार कर रहा था, लेकिन अभी किसी लड़की का फ़ोन नहीं आया। तो मैडम कहती है कि इंतज़ार करिए, आएगा फ़ोन। तो उसके बाद मैडम फ़ोन रख देती हैं। तो फिर अगले दिन मैडम श्याम के पास फ़ोन करती हैं और कहती है कि क्या हाल है, और अभी तक फ़ोन आया कि नहीं किसी लड़की का। तो कहती हैं कि मास्टर साहब आपके पास किसी लड़की का फ़ोन नहीं आया था कल तक। तो श्याम कहता है कि नहीं आया था मैडम। तो याद कीजिए, आप कल आया था फ़ोन किसी लड़की का। तो कहती हैं कि किसी लड़की का फ़ोन आया था कल, आप याद कीजिए। तो श्याम कहता है कि तो वो याद करता है और कहता है कि मैडम किसी का फ़ोन नहीं आया था, बस आपका फ़ोन आया था, बस आपका ही 2 बार कॉल आया था और किसी लड़की का तो कॉल आया था नहीं। तो मैडम कहती है कि घनश्याम मैं लड़की नहीं हूँ क्या। तो इतना बात सुनने के बाद वो घनश्याम रोने लगता है। तो कहता है कि मैडम आप अपने बारे में बात कर रही हैं। तो मैडम ने कहा कि हाँ मैं अपने ही बारे में बात कर रही हूँ, तो क्या मैं अच्छी नहीं हूँ। तो घनश्याम बोलता है कि मैडम आपके लिए तो कोई शब्द ही नहीं है। लेकिन घनश्याम कहता है कि आप मजिस्ट्रेट हो और मैं एक मास्टर हूँ। तो मैडम कहती हैं कि क्या हुआ, आप भी तो गुरु ही हैं, आप ही लोगों से पढ़कर यहाँ तक बना जाता है। तो फिलहाल मास्टर साहब के पास कोई शब्द नहीं था बोलने के लिए। तो फिलहाल वो दोनों लोग एक दूसरे से मिलते हैं, बात करते हैं और आगे चल के उन दोनों की शादी हो जाती है। तो दोस्तों आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में आप लोग बताइए कि श्याम ने अपनी पत्नी को छोड़कर अच्छा किया कि नहीं। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। चलिए जय हिंद। आप लोग कुछ ना कुछ कमेंट जरूर कीजिएगा प्लीज़।